अगर मैं कहूं कि पूर्वांचल की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसके जिक्र से कभी पुलिस की फाइल नहीं खुलती थी, आज वही नाम विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? वही शख्स जिसके ऊपर कभी 5 लाख रुपए का इनाम, जिसके खिलाफ हत्या, गैंगस्टर, मकोका और अपहरण जैसे दर्जनों मुकदमे, जिसका नाम सुनकर कभी पूर्वांचल के गांव में लोग अपने दरवाजे बंद कर दिए, आज वही शख्स खुलेआम बनारस के 80 घाट पर बैठकर कह रहा है, जी हां, मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग। क्या पूर्वांचल की राजनीति फिर से बदलने वाली है? क्या बाहुबली राजनीति की वापसी हो रही है? क्या मुख्तार के बाद पावर वैक्यूम को भरने की एक नई तैयारी हो रही है? क्या बीजेपी या एनडीए का कोई बड़ा प्लान है, या फिर यह सिर्फ एक चुनाव लड़ने का कोई ऐलान नहीं, बल्कि पूर्वांचल में शक्ति के एक नए दौर की शुरुआत? आज इस वीडियो में हम सिर्फ आपको ब्रजेश सिंह की कहानी नहीं बताएंगे, बल्कि समझेंगे कि आखिर क्यों 2027 का यूपी का चुनाव दरअसल पूर्वांचल से तय हो सकता है। वाराणसी का 80 घाट, पप्पू की मशहूर चाय की दुकान जिसको पप्पू की अड़ी भी कहते हैं। आम दिनों की तरह लोग चाय पी रहे थे, लेकिन अचानक कैमरे घूमने लगे, भीड़ बढ़ने लगी और सामने एक शख्स दिखाई पड़ा, पूर्वांचल की राजनीति और अपराध की दुनिया का सबसे चर्चित नाम, जी हां, ब्रजेश सिंह। किसी ने सवाल पूछा, क्या आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? ब्रजेश सिंह मुस्कुराए और सिर्फ एक लाइन में कहा, जी हां, विधानसभा का चुनाव तो जरूर। कहां से लड़ूंगा ये भी जल्द बताऊंगा। हाँ बिल्कुल, अभी बताए हैं, बिल्कुल लड़ेंगे। बस इतना सुनते ही पूर्वांचल की राजनीति में तो भूचाल सा आ गया, क्योंकि ये बयान किसी आम नेता का बयान होता तो आया गया, लेकिन ये उस शख्स का बयान था जिसने पिछले 3 दशक से खुद चुनाव कम लड़े लेकिन जितवाए और हराए जाता। यानी अब तक किंग मेकर माना जाता था ब्रजेश सिंह को, वो ब्रजेश सिंह अब खुद किंग बनने की दरअसल तैयारी कर रहा है। लेकिन आखिर ब्रजेश सिंह हैं कौन? और नई पीढ़ी शायद ब्रजेश सिंह को सिर्फ एक पूर्व एमएलसी के रूप में जानती है या लंबे काफिलों के साथ देखती। लेकिन 90 के दशक में पूर्वांचल की राजनीति का मतलब था सिर्फ 2 नाम, एक तरफ मुख्तार अंसारी और दूसरी तरफ ब्रजेश। इन दोनों की दुश्मनी सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, बल्कि पूरे पूर्वांचल के इतिहास में सबसे लंबी और खूनी गैंग वॉर्स में से एक मान जाए। इसके पीछे था ठेकेदारी, रेलवे, कोयला, शराब और सरकारी निर्माण के बड़े बड़े ठेके। हर बड़े कारोबार पर कब्जे की लड़ाई और धीरे धीरे ये गैंग वॉर में तब्दील और समूचा पूर्वांचल 2 हिस्सों में बढ़ता चला। 80 और 90 के दशक में पूर्वांचल की राजनीति दरअसल जातीय समीकरण और बाहुबल दोनों के पटरियों पर एक साथ चली। इसी दौर में ब्रजेश सिंह का नाम तेजी से उभरने लगा। हालांकि ब्रजेश के समर्थक उन्हें रॉबिन हुड बताते, लेकिन जब आप पुलिसिया रिकॉर्ड खंगालते हैं तो उनका नाम गंभीर आपराधिक मामलों में दर्ज होता हुआ दिखाई पड़ता है। हत्या की साजिश, अपहरण, गैंगस्टर, मकोका, और एक समय ऐसा आया जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने ब्रजेश सिंह पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जितना पुलिस ब्रजेश को तलाशती रही, उतना ही पूर्वांचल के कई इलाकों में उनका राजनीतिक प्रभाव और बाहुबल बढ़ता। दरअसल आज का युवा लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार का नाम सुनता है तो 90 के दशक में पूर्वांचल मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के गैंगवॉर से कांपता था। दोनों के समर्थकों के बीच कई खूनी संघर्ष हुए और कई जाने। पुलिस के रिकॉर्ड्स, कोर्ट्स, मीडिया सालों तक इन गैंगवॉर्स की खबरों को कवर करते थे। राजनीति, अपराध और जातिगत समीकरण एक दूसरे से इस तरह घुल मिल गए थे तो दरअसल पूर्वांचल की राजनीति इन्हीं दोनों नामों के इर्द गिर्द घूमने लगी। फिर आया वो दौर जब ब्रजेश सिंह फरार हो गए। लगातार बढ़ते मुकदमे, पुलिस का बड़ा दबाव और कई राज्यों में ब्रजेश सिंह को तलाशती पुलिस। ब्रजेश सिंह कई सालों तक भूमिगत रहे। आखिरकार 2008 में उड़ीसा के भुवनेश्वर से ब्रजेश सिंह को गिरफ्तार कर दिया। कई लोग कहते हैं ये सुनियोजित गिरफ्तार। इसके बाद 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 30 से ज्यादा मामलों में सुनवाई चली। कई लोगों को लगा ब्रजेश सिंह की राजनीतिक कहानी यही खत्म हो गई, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। एक एक कर गवाह पलटते गए और मामले उलझने की जगह सुलझते गए। कई मामलों में सबूत कमजोर पड़ते गए और करीब 13 साल जेल में रहने के बाद 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ब्रजेश सिंह को जमानत दी। जेल से बाहर आते लोगों ने सोचा कि शायद अब वो सार्वजनिक जीवन से दूर रहेंगे,
लेकिन ब्रजेश सिंह ने सियासत की दूसरी पारी खेलने का दरअसल फैसला कर लिया था और इस बार वो खुद किरदार। यहाँ कहानी दरअसल दिलचस्प हो जाती है। जब ब्रजेश जेल में थे तब भी उनके परिवार का राजनीतिक दबदबा था। उनके भाई एमएलसी थे, उनकी पत्नी बाद में एमएलसी हुई, दरअसल उनके भतीजे भी एमएलसी। दरअसल यही वो हिस्सा है जो समझाता है कि आखिर आज भी पूर्वांचल की राजनीति में बाहुबल का इतना महत्व क्यों, ब्रजेश सिंह का नाम इतना प्रभावशाली क्यों। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी। अगर ब्रजेश चुनाव लड़ते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका और फायदा किसका, बीजेपी का या समाजवादी पार्टी का या फिर किसी और। दरअसल इस सवाल का जवाब समझने के लिए आपको पहले पूर्वांचल की राजनीति का सियासी गणित समझना। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल हमेशा बाकी के उत्तर प्रदेश से अलग है। यहाँ सिर्फ पार्टी का सिंबल काम नहीं करता, यहाँ जातीय समीकरण, स्थानीय नेटवर्क, व्यक्तिगत प्रभाव और दशकों से बने रिश्ते भी वोट तय करते हैं। इसी वजह से यहाँ कई बार ऐसे नेता भी सामने आए जिन्होंने कभी मंत्री बने बिना भी पूरे इलाके की राजनीति को प्रभावित किया और इन्हीं नामों में सबसे चर्चित नाम रहा खुद ब्रजेश सिंह। एक समय पूर्वांचल की राजनीति दरअसल आपको पता है कि मुख्तार और ब्रजेश के नाम के इर्द गिर्द घूमती है। एक तरफ मुख्तार अंसारी, दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह। दोनों की अदावत सिर्फ अपराध की दुनिया तक सीमित नहीं है, इसका असर पंचायत के चुनाव से लेकर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव तक दिखा। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। मुख्तार इस दुनिया में नहीं रहा और उसके परिवार के लोग सियासत में, लेकिन पहले जैसा दबदबा तो नहीं दिखता। यही वजह है कि एक वैक्यूम बना है, जहां राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ब्रजेश दरअसल अपनी नई भूमिका तलाश रहे हैं। क्या सिर्फ चुनाव लड़ना है या राजनीतिक विरासत स्थापित करना है या फिर ब्रजेश सिंह के मन में कुछ और चल। दरअसल अब तक ब्रजेश सिंह खुद चुनावी राजनीति से दूरी बनाकर, लेकिन उनका परिवार लगातार चुनाव जीता है। भाई, पत्नी, भतीजा, हर कोई किसी न किसी राजनीतिक पद पर रहा, यानी सिस्टम में मौजूदगी थी, सीधे ब्रजेश सामने नहीं। लेकिन अब खुद सामने आने का उन्होंने फैसला किया। सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि कई राजनीतिक पहचान के साथ ये कोशिश तय मानी जाए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ब्रजेश को राजनीति में आना है, चुनावी राजनीति में आना है, तो वो चुनाव कहां से लड़ेंगे। आधिकारिक घोषणा नहीं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कई सारी जगहों की चर्चा है। पहली चर्चा चंदौली की है, उनका होम टर्फ है, उस इलाके में उनका प्रभाव भी रहा क्योंकि परिवार यहाँ मजबूत आधार है। भतीजे सुशील सिंह लगातार विधायक रहे हैं और संगठन भी मजबूत है, स्थानीय नेटवर्क भी तैयार है। दूसरा वाराणसी का इलाका, जहां से वो वर्तमान में राजनीति करते हैं, जहां एमएलसी की राजनीति के जरिए उनके परिवार का दशकों से दबदबा रहा है। बनारस में हाल के दिनों में ब्रजेश सिंह सामाजिक गतिविधियों में भी खूब सक्रिय दिखाई पड़े। मंदिरों के जीर्णोद्धार, जनसंपर्क, स्थानीय कार्यक्रम, ये सब अचानक नहीं हो रहे। और तीसरी सीट क्या है? तीसरी सीट है जौनपुर का बेल्ट, जहां लंबे समय से राजनीतिक संभावनाओं के बीच चर्चा होती रही है ब्रजेश सिंह के नाम की। हालांकि कुछ भी अभी तय नहीं है, लेकिन इतना तो साफ है कि सीट ऐसी ही होगी जहां व्यक्तिगत प्रभाव सबसे ज्यादा कम। और क्या बीजेपी ब्रजेश सिंह को टिकट देगी? यहीं से कहानी और दिलचस्प होती है, क्योंकि अब सवाल पार्टी का नहीं है। अगर बीजेपी टिकट देती है तो विपक्ष हमला करेगा। ऐसे में बीजेपी के सहयोगी तो टिकट दे सकते हैं। अगर टिकट नहीं देती है बीजेपी तो ब्रजेश निर्दलीय भी उतर सकते हैं, तब भी समीकरण बदल सकते हैं। कुछ राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर चुनाव ब्रजेश सिंह लड़ते हैं तो वो एनडीए के किसी सहयोगी दल से लड़ने की संभावना, वो निषाद पार्टी भी हो सकती है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि इससे राजनीतिक संदेश भी जाएगा और सीधे सत्तारूढ़ पार्टी को असहज भी नहीं होना पड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर पहले भी कह चुके हैं कि वो ब्रजेश सिंह को सुभाषपा से टिकट देने को तैयार है, और वो मऊ से बाई इलेक्शन की तैयारी जब हो रही थी तो उस वक्त बोल भी रहे थे लगातार। अब वो चुनाव लड़ने को तैयार हो गए यानी ब्रजेश सिंह। हालांकि अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि ब्रजेश किस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। अब यहां सवाल उठता है कि ब्रजेश के चुनाव लड़ने से किसे सबसे ज्यादा टेंशन हो सकती है। अगर ब्रजेश चुनावी मैदान में उतरते हैं तो सबसे ज्यादा चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने मानी जाती है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में सपा ने पूर्वांचल में अपना आधार बढ़ाया है। गैर यादव पिछड़े, दलित, मुस्लिम वोटों को जोड़ने की रणनीति पर लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसका असर सीधे तौर पर दिखाई पड़ा। लेकिन अगर दूसरी तरफ सवर्ण वोट, विशेषकर ठाकुर, भूमिहार एकजुट होने लगे तो मुकाबला बदल सकता है। क्या सवर्णों की गोलबंदी होगी? यही सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल है। पूर्वांचल में तो ये सवाल लगातार गूंज रहा है। राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, तीनों का प्रभाव कई सीटों पर निर्णायक है।
खासतौर पर अगर उम्मीदवार इन वर्गों से। अगर इनमें से बड़ा हिस्सा किसी एक चेहरे के पीछे खड़ा हो गया तो चुनाव का परिणाम बदल सकता है। लेकिन इतना आसान भी नहीं है सर, क्योंकि आज की राजनीति सिर्फ जाति पर नहीं होती। विकास, कल्याणकारी योजनाएं, पॉलिटिकल पार्टी, स्थानीय नेतृत्व, पार्टी संगठन और सबसे बड़ा, जिस पार्टी के सिंबल पर आप चुनाव लड़ रहे हैं उसके नेतृत्व की क्या पहचान। इसके लिए केवल दरअसल एक चेहरे के भरोसे चुनाव जीतना इतना भी आसान नहीं। क्या पुराना दौर लौट सकता है? यही सवाल सबसे ज्यादा पूछा गया। क्या पूर्वांचल फिर उसी दौर में लौटेगा जहां बाहुबली यूपी की राजनीति तय करेंगे, या फिर राजनीति पूरी तरीके से बदल चुकी है? दरअसल ये असलियत दोनों के बीच कहीं आकर के फंस गई। आज कानून व्यवस्था पहले जैसी नहीं रही। चुनाव आयोग की निगरानी भी पहले से ज्यादा सख्त बताई है। सोशल मीडिया ने भी राजनीति का तरीका बदल दिया है। लेकिन स्थानीय प्रभाव, व्यक्तिगत नेटवर्क और वर्षों बने सामाजिक समीकरण दरअसल आज भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। जनता क्या सोचती है, दिलचस्प बात भी है। कई जगहों पर लोग उन्हें अलग अलग नजरिए से देखते हैं। कुछ कहते हैं उन्होंने क्षेत्र में लोगों की मदद की, कुछ लोग उनके पुराने राजनीतिक प्रभाव को याद करते हैं, और वहीं कुछ लोग उनके आपराधिक अतीत को भी चुनावी मुद्दा मानते हैं। यानी समर्थन भी है और विरोध भी, और यही लोकतंत्र की दरअसल असली तस्वीर है। क्या यह सिर्फ एक सीट का चुनाव होगा? बिल्कुल नहीं। अगर ब्रजेश चुनाव मैदान में उतरते हैं तो इसका सीधा असर उनकी सीट तक सीमित नहीं रहेगा। आसपास की कई सीटों पर इसका एक राजनीतिक संदेश है। स्थानीय नेताओं की रणनीति बदलेगी, उम्मीदवारों का चयन प्रभावित होगा और चुनावी प्रचार का पूरा नैरेटिव धीरे धीरे बदल जाएगा। अब ऐसे में बीजेपी क्या करेगी, ये भी देखने वाली है, क्योंकि बीजेपी पिछले कुछ वर्षों से अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात करती है और कानून व्यवस्था को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है। ऐसे में एनडीए या बीजेपी के टिकट पर ब्रजेश चुनाव लड़ेंगे तो सवाल तो उठेगा। ऐसे में अगर किसी बाहुबली छवि वाले नेता को लेकर कोई राजनीतिक फैसला होता है तो विपक्ष निश्चित तौर पर इसको लेकर सवाल उठाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी के सामने जीत का गणित भी होगा, यानी राजनीति और छवि दोनों के बीच एक संतुलन बनाना इतना आसान भी नहीं। ऐसे में विपक्ष को इसका राजनीतिक फायदा होगा क्या, ये भी एक बड़ा सवाल। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक तरफ मुख्तार का परिवार होगा और एक तरफ ब्रजेश का परिवार होगा तो ये भी एक संतुलन स्थापित करेगा। दरअसल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, दूसरे दल निश्चित तौर पर ब्रजेश के पुराने मामलों को उछालेंगे, मुद्दा बनेगा। लेकिन एक और बात, ब्रजेश स्थानीय स्तर पर मजबूत समर्थन जुटाने में सफल रहे तो मुकाबला आसान नहीं। असल सवाल ये भी नहीं। दरअसल ब्रजेश चुनाव लड़ेंगे या नहीं, असल सवाल ये। क्या पूर्वांचल की जनता उन्हें बाहुबली के रूप में याद रखेगी, सवाल ये है, या फिर किसी राजनेता के रूप में स्वीकार करेगी, सवाल ये भी है। क्योंकि लोकतंत्र में आखिरी फैसला न अदालत करती है, न टीवी डिबेट, न सोशल मीडिया नैरेटिव, बल्कि मतदाता करते हैं। और 2027 में पूर्वांचल का मतदाता इस सवाल का जवाब देंगे। क्या आपको लगता है कि ब्रजेश सिंह की चुनावी एंट्री पूर्वांचल के राजनीतिक समीकरणों को बदल देगी? क्या सिर्फ एक उम्मीदवार के तौर पर वो सामने होंगे? कई सीटों का खेल क्या बदल देंगे? सबसे बड़ा सवाल है कि वो मैदान में उतरते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किस राजनीतिक विचार को? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी राय का हमें इंतजार। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में आपसे। नमस्कार।